हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और हम लोग लगातार इस कोर्स के माध्यम से भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश विशेष को हम लोग ऑलरेडी 9 वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं और लगभग भारत का भूगोल भी आधा हो चुका है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत की झीलों और जलप्रपातों का अध्ययन किया था और उसी के अगले क्रम में आज हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन करने वाले हैं। भारत की जलवायु एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज भारत की जलवायु के अंतर्गत ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहना है मुझे कि लगातार वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। बाद बाकी ये वीडियो अपने आप में पर्याप्त है और अगर आपको और भी तैयारी को अच्छा बनाना है तो आप इन वीडियोस के साथ साथ इंटेलेक्टो से बेहतर नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 8630246905। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आरो यारो के कंप्लीट पैकेज को अपने घर पर मंगवा सकते हैं और इस पैकेज के साथ में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। तो नोट्स आपके घर पर पहुंच जाएंगे, टेस्ट सीरीज और जो करंट अफेयर्स है वो आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी और नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो यहाँ संपर्क करें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आपसे सीधा सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब देखो इस उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के पीछे का कारण क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग कर्क रेखा के बारे में भारत में बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग दोबारा से थोड़ा सा उसको देखते हैं डिटेल में। जैसे ये आपकी पृथ्वी है या फिर ग्लोब कह लो इसको, ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। जो इस तरीके की रेखाएं ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पर हैं उनको अक्षांश कहते हैं और मैंने यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश को खींचा है जो कि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद कर्क रेखा आप सबको पता होगी, पहले भी मैं बता चुका हूं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो ये हो गई क्या, कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र ये आपको दिख रहा है यही है उष्ण कटिबंध, ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न कटिबंध पाए जाते हैं और जो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का कटिबंध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। और भारत की जलवायु कैसी है, ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब भारत देखो, भारत यहाँ पर स्थित है और कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत अपना ये है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिण वाला यानी कि कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उष्ण कटिबंध में। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, कर्क रेखा के फिर और उत्तर में चलेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। मकर रेखा के भी आप दक्षिण में आएंगे तो ये कैसा क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ तक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। फिर उसके बाद ये 66.5 से 90 तक कितना हो जाता है, ये हो जाता है शीत कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंध
शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध, ऐसे ही यहाँ पे चलता है सेम। तो भारत से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। तो भारत, अगर इस तरीके से हम देखें तो भारत की जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए और फिर कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इसका कारण हिमालय है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हिमालय साइबेरिया से आने वाली और ध्रुव से आने वाली शीत पवनों को रोकता है, जिसकी वजह से पूरे भारत की जो जलवायु है वो हमेशा ही उष्ण कटिबंधीय बनी रहती है। बाद बाकी मानसूनी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भारत में ऋतु के साथ, ठीक है, या मौसम के साथ हमेशा हवाओं में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इसी कारण भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर वही लिखी हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र व मकर रेखा के दक्षिण का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये वाला। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं हैं उनकी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ में बदल जाती है। इसी कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत की जलवायु कैसी हो गई, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मानसून की। तो मानसून की बात करें तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? मौसम। ठीक है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन या फिर मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं में भी विपरीत परिवर्तन। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब भारत की मानसूनी जलवायु का कारण देख रहे थे तो वहां पर भी यही हो रहा था कि जो अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाएं हैं वो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती हैं। इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। और मानसून का जो अर्थ होता है वो भी यही होता है कि जब ऋतु या फिर मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन होता है उसी को मानसून कहते हैं। तो ये बात हो गई मानसून की। बाद बाकी जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद देखो मौसम क्या होता है। तो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष पर वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। मौसम एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहां पर एक सीमित क्षेत्र की वायुमंडल की दशा का वर्णन होता है। यहीं पर अगर जलवायु की बात करें तो ये एक विस्तृत क्षेत्र पर लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं को जलवायु कहा जाता है। तो मौसम मतलब सीमित क्षेत्र और विशेष समय। ठीक है, लेकिन जलवायु में एक विस्तृत क्षेत्र और एक लंबी समयावधि। ठीक है, तो ये हो गए मौसम, जलवायु और मानसून। ये तीनों चीजें आपने समझी। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा बढ़ते हैं भारत की जलवायु में हिमालय की क्या भूमिका है। पहले जब हम लोग हिमालय का अध्ययन कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि हिमालय की भारत की जलवायु में क्या भूमिका है या फिर हिमालय क्या रोल प्ले करता है भारत की जलवायु को लेकर। और वही चीज यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है। तो देखो हिमालय की अगर हम लोग अवस्थिति की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कर्क रेखा बीच से गुजर रही है, तो कर्क रेखा के जो उत्तर वाला क्षेत्र होना चाहिए वो होना चाहिए कहाँ, शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन हिमालय यहाँ पर अपना एक रोल प्ले करता है। क्या करता है, ये देखो साइबेरिया है, ठीक है, साइबेरिया एक शीत मरुस्थल है जहाँ से कि बहुत ठंडी पवनें चलती हैं दक्षिण की तरफ। अगर हिमालय ना होता तो आप कल्पना कीजिए यहाँ पर पता क्या होता, ये अगर हिमालय ना होता तो पूरा उत्तर प्रदेश में भी बर्फ जमी हुई होती अगर हिमालय ना होता, क्योंकि ये इतनी शीत पवनें हैं, ये पूरे उत्तर भारत को जमा के रख देती, ठीक है। लेकिन हिमालय आप देख ही रहे हैं बहुत ऊंचा है, 8,848 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट। तो हिमालय इतना ऊंचा है कि ये साइबेरिया से आने वाली शीत पवनें भारत में नहीं घुस पाती हैं, और यहाँ की जलवायु हमेशा ही उष्ण कटिबंध में बनी रहती है। एक तो इसकी ये भूमिका है। दूसरा, आप देख रहे हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, ठीक है। इसी की अरब सागर शाखा देखिए, आप बंगाल की खाड़ी शाखा देखिए, तो ये पवनें भी हिमालय से टकराकर वर्षा करती हैं। तो हिमालय के दो रोल हैं, एक साइबेरिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में घुसने से रोकना, दूसरा मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराना। और इसीलिए हिमालय एक प्रमुख जलवायु विभाजक की भी भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्तर में शीतोष्ण तथा दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर हिमालय के उत्तर में देखें तो शीतोष्ण और दक्षिण में देखें तो कैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसीलिए हिमालय एक क्या है, जलवायु विभाजक भी है। बाद बाकी यही सारी चीजें जो मैंने अभी बोली हैं लिखी हुई हैं, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन भारत की जलवायु फिर भी उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत ध्रुवों व साइबेरिया से आने वाली अत्यंत शीत पवनों को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है। हिमालय एक जलवायु विभाजक की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि हिमालय के उत्तर में कैसी शीतोष्ण तथा दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं भी हिमालय से टकराकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। तो ये देखिए, अरब सागर से जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो कहाँ, हिमालय से टकराकर ही उत्तर भारत और कहाँ पर, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करता है। तो ये रही हिमालय की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से, और सारी चीज़ों को आपने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रूप में समझा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कथन के फॉर्म में भी आता है तब भी आप इसको बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत में किसकी, वर्षा की, ठीक है। तो भारत में आप देखते होंगे अपने देश में भाई गर्मियों में भी वर्षा होती है और वर्षा होती है सर्दियों में भी, ठीक है। लेकिन इनके कारण अलग अलग हैं। हमें इनके कारण को ही जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या फिर किसकी वजह से हो रहा है। तो भारत में ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, ठीक है। जबकि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। तो देखो, भारत में वर्षा गर्मी में भी होती है और सर्दी में भी होती है। गर्मी में किससे हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और सर्दी में हो रही है उत्तर पूर्वी मानसून से और पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। तो आज हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून का ही अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून का, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी की मौसम में यहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण। तो जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसको आप मैप पे देखिए, ये इसकी मानसूनी हवाओं का बहाव यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दो शाखाओं में आता है, और दो शाखाएं इसकी कौन सी हैं, एक है अरब सागर शाखा, ये क्या है, ये है अरब सागर, और ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। तो जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये दो शाखाओं में आता है। एक शाखा होती है इसकी अरब सागर वाली और दूसरी शाखा होती है इसकी बंगाल की खाड़ी वाली। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यह मानसून दो शाखाओं में विभाजित होता है, एक
अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। आगे हम लोग बढ़े तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा को अब हम जरा देखते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है, ठीक है। ये देखो, तो जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है, इससे गुजरात से लेके कन्याकुमारी यानी पूरे पश्चिम तटीय मैदान पर वर्षा होती है। तो ये देखो पश्चिमी घाट है पूरा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है, ये यहाँ गुजरात से लेके पूरा और कहाँ तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक वर्षा कराती है। ये शाखा मालाबार तट पर आकर 1 जून को वर्षा करती है, यानी कि सबसे पहले आप देखते होंगे ना, पेपर भी पढ़ते हैं कि मानसून आ गया, मानसून आ गया, वो यही मानसून होता है जो कि 1 जून को कहां पर आता है, मालाबार तट पर। अब मालाबार तट कहाँ है, इसका अध्ययन हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर वाली शाखा है, ये सर्वप्रथम 1 जून को केरल के मालाबार तट में प्रवेश करके पश्चिमी घाट से टकरा के वहां वर्षा करती है और फिर उसके बाद आगे बढ़ती है। अच्छा, ये जो 1 जून को या फिर 1 जून के आसपास कभी लेट भी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट 1 जून को आ जाएगी, कभी लेट या फिर कभी 1-2 दिन पहले भी हो जाता है। तो जब ये पहली बार दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट में वर्षा कराती है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून धमाका, ठीक है। अब देखो, इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा भी मालाबार तट यानी केरल में होती है, क्योंकि यह मानसून यहाँ 1 जून से 15 सितंबर तक लगातार वर्षा करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ये अरब सागर वाली शाखा है, ये सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करती है, केरल में और केरल के मालाबार तट पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 जून से 15 सितंबर तक लगातार यहाँ पे वर्षा करती है। अब देखो क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें हैं वो अपनी नमी को कहाँ से लेती हैं, इसी अरब सागर से। तो अरब सागर के बिल्कुल पास में ही क्या है, बिल्कुल तट से सटा हुआ मालाबार तट है। तो अब होता क्या है कि इन पवनों में इतनी नमी होती है कि ये सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर कराती हैं। बाद बाकी जब ये पवनें इधर की तरफ चलती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उनमें नमी कम हो जाती है, इसीलिए वर्षा की मात्रा जब आप देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ कम होती चली जाती है, ठीक है। इस शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम तटीय मैदान पर दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती चली जाती है। वही चीज अभी मैंने आपको समझाई, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती चली जाती है। अच्छा, इसमें 2 कारण हैं। एक क्या है, एक तो यहाँ पर अत्यधिक नमी वाली हवाएं होती हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ करती हैं। बाद बाकी यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे पश्चिमी घाट को, तो पश्चिमी घाट दक्षिण में ज़्यादा ऊंचा है अपेक्षाकृत उत्तरी पश्चिमी घाट के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और यहाँ पर एकदम नम जो अरब सागर की शाखा होती है वो टकराती है और खूब झमाझम यहाँ पर वर्षा करती है। लेकिन उत्तर की तरफ जब जाएंगे तो पश्चिमी घाट की चोटियां भी थोड़ी सी कम ऊंची हैं और हवाओं में नमी भी थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए वर्षा की मात्रा भी उत्तर की तरफ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा, आपने उसकी लोकेशन को भी देख लिया, ये गुजरात से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक वर्षा कराती है। और सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, 1 जून को केरल के मालाबार तट पर। उस समय वहां पर उसको क्या कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून धमाका। उसके बाद मानसून, इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा भी केरल के मालाबार तट पर होती है, क्योंकि 1 जून से 15 सितंबर तक ये लगातार यहाँ पर बारिश करता है, ठीक है। बाद बाकी इसकी बात करें हम अगर अरब सागर वाली शाखा की, तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर करती है, केरल के मालाबार तट पर ही। बाद बाकी इसकी जो वर्षा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती चली जाती है। इसका कारण मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। उसके बाद देखो,
दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करती है। ठीक है, जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अरावली पर्वत का अध्ययन कर रहे थे तब भी मैंने ये चीज बताई थी कि क्यों अरावली पर्वत के पास ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो वर्षा क्यों नहीं करता है। यहाँ पर उस चीज को हम लोग फिर से समझते हैं। अब आपके सामने मानसूनी हवाओं का जो बहाव का पैटर्न है वो भी आपको दिख रहा है। तो ये देखो, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा की जो हवाएं हैं वो बह रही हैं और यहीं पर आप देखेंगे इस तरीके से क्या है, अरावली पर्वत है। ये क्या है, ये है अरावली पर्वत। अब देखो, जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो तभी वर्षा करती हैं जब वो किसी पर्वत से टकराती हैं, यानी कि जब मानसूनी एकदम नमी वाली हवाएं होंगी वो पर्वत से टकराएंगी तो अपने अंदर जो उन्होंने नमी को होल्ड कर रखा है वो फिर वहीं पर छोड़ देती हैं, जिन्हें हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो अरावली पर्वत है ये बिल्कुल अरब सागर वाली शाखा के समानांतर पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है वो तो अरावली पर्वत से टकराती ही नहीं है बल्कि वो समानांतर होके आगे बढ़ जाती है, और जब टकराएगी ही नहीं तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करती क्योंकि अरावली पर्वत यह शाखा की दिशा के समानांतर पड़ता है। यह मानसूनी अरावली से बिना टकराए आगे निकल जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये देखो, ये हो गया आपका अरावली पर्वत और ये बह रही हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखाएं, दोनों समानांतर हैं, कोई टकराव इनमें नहीं हो रहा है। बाद बाकी गुजरात में हम लोग देखें तो ये मानसूनी शाखा कहां पर, गिर और सौराष्ट्र की पहाड़ियां, गिर तथा सौराष्ट्र की मांडव पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करता है, इसीलिए बाकी गुजरात सूखा है। तो यहाँ पर देखेंगे गिर और मांडव की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं से टकराकर ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा वर्षा करती है। बाद बाकी यहाँ पर गुजरात में बहुत ज़्यादा कोई ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं, इसीलिए बाकी गुजरात सूखा है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक रीजन होता है, तो वही सारे जो कारण हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में। अब देखो होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये है आपका पश्चिमी घाट ऐसे करके। अब जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है ये इधर की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ टकरा के तो खूब वर्षा करती है, और यहाँ पर मैं थोड़े से पर्वत टाइप के थोड़े बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा आ रही है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर सीधा टकरा के तो बहुत वर्षा करती है, लेकिन जब ये शाखा इस तरीके से पर्वतों के ऊपर निकलकर दक्षिण पश्चिमी घाट के पूरब की तरफ आती है, यानी कि वहाँ से उतरती है, जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक है, इसको पश्चिमी घाट हम लोग मानते हैं। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा आई, टकराई, वर्षा हुई, फिर ये हवा और ऊपर उठी और ऊपर उठी और इस तरीके से फिर ये एक समय बाद इधर की तरफ उतरने लगती है। ठीक है, तो जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है तो ये जब पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर टकरा के तो बहुत वर्षा करती है, लेकिन जब ये पश्चिमी घाट के ऊपर से फिर पूरब की तरफ जब पहुंचती है तो क्या होता है कि इन हवाओं की नमी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से इस क्षेत्र में कोई भी वर्षा नहीं होती है, और जब वर्षा नहीं होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वृष्टि छाया प्रदेश। यानी कि एक तरफ तो खूब वर्षा यहाँ पे हो रही है लेकिन यहाँ पे कोई वर्षा नहीं हो रही है, इसी को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है, हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पश्चिमी घाट का पश्चिम वाला जो हिस्सा है उसको कहेंगे यहाँ पर क्या, पवन सम्मुख ढाल, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी पवनें सीधा टकरा रही हैं, जबकि हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं उसे कहते हैं पवन विमुख
ढाल, तो हवाएं यहाँ से चढ़ के और जब नीचे उतरती हैं तो उसको कहते हैं क्या, पवन विमुख ढाल। जब मानसूनी हवाएं पर्वत श्रेणी को पार करके पवन विमुखी ढाल से नीचे उतरती हैं तब वे गर्म और शुष्क हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी सारी नमी तो यहीं पे वर्षा करके गिरा देती हैं, ठीक है, जिसके कारण इस भाग में बहुत कम वर्षा हो पाती है, जिससे इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश का विकास होता है। भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। जो ये वाला है इसमें कर्नाटक, ठीक है, और केरल का कुछ पार्ट आता है। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया अरावली पे वर्षा क्यों नहीं होती है। गुजरात में गिर और मांडव की पहाड़ियों से टकराकर ये शाखा वर्षा करती है। बाद बाकी जो पश्चिमी घाट का पूर्वी वाला क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, और कैसे है उसका मैकेनिज्म भी मैंने पूरा आपको समझा दिया है। आगे हम लोग बढ़े तो अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अरब सागर की शाखा का अध्ययन पूरा हो गया, और अब ये देखो, ये जो आप पवनों का बहाव देख रहे हैं ये हैं मानसूनी पवनें, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भाग हैं, और ये अपनी नमी को कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से ग्रहण कर रही हैं। तो यह शाखा सर्वप्रथम शिलोंग पठार पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर टकराकर वर्षा करती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो देखो सर्वप्रथम करती है यहाँ पर वर्षा, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर की तरफ। तो जो ये शिलोंग पठार है यहाँ पर इस दक्षिण पश्चिम मानसून से अरब सागर वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सर्वप्रथम वर्षा होती है। कहाँ पर, मेघालय की गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियों पर। यहीं पर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है मासिनराम, और पहले जो था चेरापूंजी, वो खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा आपको मासिनराम में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करती है, क्योंकि यह पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है। तो पूर्वी घाट आपका रहा ये, और ये जो शाखा है कुछ इस तरीके से बहती है, ठीक है, ये तो यहाँ से ऐसे करके निकल जाती है, और ये जो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो पूर्वी घाट के समानांतर बहती है, जो कि अरावली वाले मामले में हो रहा था, वही वाला सेम मैकेनिज्म आपका यहाँ भी लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस पूर्वी घाट पर्वत के समानांतर बह रही है, और इसीलिए ये शाखा पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा कोलकाता से दिल्ली की ओर घटती चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पर, इधर की तरफ, पूर्व की तरफ, और पूर्व से फिर जब ये पश्चिम की तरफ पहुँचता है तो इस शाखा से होने वाली वर्षा घटती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कलकत्ता की तरफ होती है, और फिर सबसे कम दिल्ली की तरफ। बाद बाकी इस शाखा में प्रमुख शहर कौन कौन से पड़ते हैं, कलकत्ता, पटना, प्रयागराज, कानपुर और दिल्ली। बाद बाकी यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट है कि क्यों घटती चली जाती है, तो मानसूनी हवाओं में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण नमी कम होती चली जाती है। जैसा अभी मैंने आपको अरब सागर वाली शाखा के मामले में समझाया था, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाला अंतिम स्थान दिल्ली ही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से अंतिम वर्षा वाला स्थान है दिल्ली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, एक चीज और पूछी गई है, दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में वर्षा नहीं करता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ कहाँ, एक तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता है, और एक आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं करता है, और एक उड़ीसा में भी वर्षा नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले तो आप
इस मानसून के बहाव को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये सर्वप्रथम वर्षा कहाँ करती है? मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर। और खासी पहाड़ी पर ही दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है, जहाँ पर की वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, वो इस पूर्वी घाट पर्वत पर वर्षा नहीं करती है, क्योंकि पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा एक दूसरे के समानांतर स्थित हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा की मात्रा कोलकाता से दिल्ली की तरफ कम होती चली जाती है। बाद बाकी इस शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाला अंतिम स्थान है दिल्ली, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी ये मानसून कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वर्षा नहीं करता है। तो इस तरीके से ये भारत की जलवायु का पहला पार्ट समाप्त हो गया है। और आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट में। तब तक आप लोग लगातार वीडियोस को मेरे साथ साथ देखते रहिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।